इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। के का मान ज्ञात करें जिसके लिए दिए गए समीकरण निकाय का जो हल शून्यत्तर हो। तो देखिए शून्यत्तर हल कब होगा, जब आपको a1/a2, ठीक है, a1/a2 इक्वल टू क्या होगा, b1/b2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 3y के इक्वल टू 5/15, ठीक है, 5/15। ये कट के कितना होगा 3, तो के का मान कितना निकल गया 9, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 8 है तथा मूल संख्या और अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या का अंतर 18 है। तो देखिए 2 अंकों के योगफल 8, तो 5 3 8, 7 1 8, 5 3 8। अब कहता है मूल संख्या और अंकों के पलटने पर बनी नई संख्या। मूल संख्या अंकों पलट दीजिए तो कितना होगा 53, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 17, यहाँ पे हो जाएगा 35, ठीक है। इसका अंतर करा 18। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए यहाँ पे अंतर लीजिएगा तो 13 में से 5 गया 8, 4 में से 3 गया 1। यहाँ पे अंतर लीजिएगा 11 में से 7 गया 4, ठीक है, 6 में से गया 5। यहाँ पे अंतर देखिए 35 में से 53 नहीं घटेगा, तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो 32 का होगा बी। नेक्स्ट, 1 लीटर का कितना जो है दशमलव अंश 180 मिली के बराबर है। तो देखिए चूँकि 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर कितना, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, इसीलिए 180, ठीक है, 180 मिलीलीटर। तो 180 मिलीलीटर बराबर होगा आपको 1/1000 गुना में 180, ठीक है। ये कट जाएगा यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.18 लीटर, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, कहता 6500 रुपये को कुछ व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया गया है। यदि 15 व्यक्ति और अधिक होते तो प्रत्येक व्यक्ति को 30 रुपया कम मिलते। तो 6500 है, ठीक, मान लीजिए एक्स व्यक्ति, फिर 6500 है। अब कहता है कि 15 अधिक होता तो ये 30 जो है सबको कम मिलता, ठीक है। अब यहाँ से आप ऑप्शन से पुट कर लीजिए। एक्स का मान यदि आप 50 रखते हैं तो यहाँ 50 5 55 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 13 पंचे 65। यहाँ पे हो जाएगा ये देखिए ये 13 13 सॉरी 13 पंचे 65 और 11 पच्चे 55। तो 50 और 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 15 है, ठीक है, 15 है। तो 50 और 15, 50 और 15 कितना 65 हो जाएगा। तो ये कट के 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। अब 130 में से 100 जाएगा 30 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन। कहता है कि a माइनस बी इतना, तब कहता है इसका मान क्या होगा। देखिए a माइनस बी बराबर क्या होगा 5, a माइनस बी बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए a माइनस बी 35 में यदि देखें तो a माइनस बी और b माइनस ए बराबर क्या होगा, तो -5 होगा। तो a माइनस बी का मान 5 का मोट प्लस b माइनस ए तो -5 का मोट, तो 5 + 5 यानी 10 हो जाएगा, सी ऑप्शन। 35 का क्या होगा, सी। नेक्स्ट, देखिए कहता इतना 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 का लघुत्तम समापवर्ती क्या है। तो ये हो जाएगा आपको क्या होगा, तो 111 का लॉस बटा 642 का मौसम। तो ऊपर का लॉस और निचका का मौसम, यानी अंश का लॉस हर का। तो इसका जो 11 का जो एलसीएम होगा 1 होगा और इसका जो एचसीएफ होगा ये 2 होगा, यानी बी ऑप्शन। अब देखिए कहता है कि एक बैग में 30 गेंद रखी गई हैं जिन पर 1 से लेकर 1 2 3 30 संख्या अंकित है, ठीक है। अब कहता है कि बैग से यादृच्छा रूप से एक गेंद निकाली जाती है। बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या 4 या 6 से विभाज्य होने की प्रायिकता 4 या 6। तो देखिए 4 से विभाज्य होने की संख्या क्या क्या होगा, तो 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28,
ठीक है, 4 सत्ते 28, यानी कितना संख्या निकल गया 7 4 से। अब यहाँ से निकाल लीजिए 6 से विभाज्य होने वाली, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, तो 6 से विभाजित होने वाली 5 संख्या। ठीक है, 6 से विभाजित होने वाली 5 संख्या। अब 4 और 6 दोनों से विभाजित होने वाली, 4 और 6 दोनों से, 4 और 6 दोनों से विभाजित होने वाली हो जाएगा 12 24, कितना होगा 12 24, यानी 2 संख्या यहाँ। ठीक है, तो अवशिष्ट प्रायिकता क्या होगा, तो 7 4 से विभाजित होने वाली प्लस 5 जो है 6 से विभाजित होने वाली, और दोनों से 2 हो रहा है, ये घटाना होगा। ठीक है, तो 7 प्लस 5 माइनस 2, अब बट्टा में टोटल कितना है 30, तो 7 5 12 में से 2 गया, तो 10/30, यानी 1/3, सी ऑप्शन। देखिए कहता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए कोण बी कोण सी इतना है, तो कहता सी माइनस बी। तो देखिए एक्स और 3x कितना होगा 4x, तो 4x, ठीक है 4x, और यहाँ पे जो हो जाएगा तीनों कोणों का योग, यानी 4x प्लस वाई, 4x और प्लस में y बराबर हो जाएगा, ये होगा कितना 4x प्लस वाई बराबर 180 है, ये माइनस में 2 उधर जाएगा तो 182 हो जाएगा। ठीक है, तो 4x प्लस वाई का मान आ गया 182। अब कोण सी, और देखिए कोण सी माइनस कोण बी कितना है, यानी कोण सी यानी y माइनस कोण बी यानी -3x प्लस 2 का मान दिया है 9। ठीक है, तो y माइनस 3x बराबर हो जाएगा आपको 7। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2 को सॉल्व कीजिए, y का मान निकल जाएगा 7। ठीक है, y का मान कितना निकल गया 7, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 25, x का मान 25, तो 25 और 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको, देखिए कहता है कि x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई का मान, तो x का मान 25 और y का मान यहाँ पे निकालना है y माइनस 3 इंटू 25, वाई माइनस 3 इंटू 25, वाई माइनस 3 इंटू 25 करिएगा तो y का मान, तो देखिए y माइनस 3 इंटू 25, सॉरी y माइनस 3 इंटू 25 बराबर जो यहाँ से हो जाएगा, सॉरी y का मान यहाँ से y का मान, x का मान 25 निकला है, y का मान निकल जाएगा आपको 82 निकलेगा। ठीक है, सॉरी देखिए y का मान कितना निकल जाएगा 82, ये 7 नहीं है। ठीक है, y का मान निकल जाएगा 82 और x का मान कितना निकला है, x का मान निकला है 25, 25 और 82 होगा 107, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन, क्या होगा बी ऑप्शन। अब देखिए फ्रेंच ओपन 2023, अमेरिकी ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का जो है विजेता, पुरुष एकल विजेता का खिताब जो है स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल खिताब विजेता जो है एरिना सबालेंका बेलारूस की बनी है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता कि इसरो द्वारा प्रमोचित किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट, ये है आपको विक्रम एस। तो इसरो द्वारा प्रमोचित किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस है। विक्रम एस को 18 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। स्काई रूट कंपनी के द्वारा इस पहले मिशन को प्रारंभ में नाम दिया गया। दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। जापान द्वारा दुनिया की पहला लकड़ी का रॉकेट लॉन्च करेगा, जो क्या है, जो मैग्नोलिया नामक लकड़ी से बनाई गई है। हाल ही में चीन ने जो मीथेन से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। अप्रैल 2024 में इसरो के चंद्रयान 3 मिशन जो है टीम को 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से अमेरिकी स्पेस फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया।
फिर कहता है कि कार्बन तटस्थता की दिशा में अपने संयुक्त वैश्विक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा किस देश ने की है? 41 का होगा डेनमार्क। तो डेनमार्क ने कार्बन तटस्थता की दिशा में अपने संयुक्त वैश्विक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? 42 का होगा बी, 42 में। तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 42वें स्थान पर रहा है। इस सूची में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहे हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत 45वां स्थान पर रहे हैं। जर्मन संस्था वेल्थुगरहिल्फे द्वारा जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत 111वें स्थान पे है, 111वें स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 मार्च 2024 में किसे देखिए आपको ये बताना है कि 2000 वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 42 का हो जाएगा, बी ऑप्शन 42 में। ठीक है, और यहाँ पे जर्मन संस्थान वेल्थुगरहिल्फे द्वारा जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 111वां है। तो 2024 में भूख सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम यानी न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो इसका होगा कमल किशोर, यानी ए ऑप्शन। तो मार्च 2024 में कमल किशोर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी UNDRR के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। UNDRR का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय का गठन 1999 में किया गया था, जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है ये जेनेवा में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे कुटनाड आर्द्रभूमि प्रणाली किस राज्य में स्थित है? तो सी ऑप्शन केरल। तो देखिए कुटनाड आर्द्रभूमि प्रणाली केरल राज्य में स्थित है। चर्चा का वजह कुटनाड में स्थित समुद्र तल से नीचे कृषि प्रणाली किया जाना है, और यह भारत में एकमात्र प्रणाली जहां समुद्री तल से नीचे चावल की खेती किया जाता है। वर्तमान में कुटनाड प्रदूषण, लवणता और अनियमित मौसम के कारण गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। कुटनाड आर्द्रभूमि प्रणाली वेम्बनाड आर्द्रभूमि प्रणाली का हिस्सा है, और वर्तमान में रामसर स्थल की संख्या ये कितना हो गया है? 91 हो गया। ठीक है, रामसर स्थल। नेक्स्ट फिर कहता है कि हाल ही में भारत के किस यूनिवर्सिटी को पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? 45 का होगा सी, विश्व भारती। हाल ही में विश्व भारती यूनिवर्सिटी को पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा यूनेस्को से मिला है। विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया। कहता है कि भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के संदर्भ कथनों पर विचार कीजिए। तो 46 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 1 और 2। तो देखिए यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के संदर्भ में कथन 1, 2 सही है। राजस्थान का धौलपुर करौली भारत का 55वां टाइगर रिजर्व है। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें वर्ष के रूप में चिन्हित किया है, और भारत में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। भारत दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघों का घर है। बाघ वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस हैं।
तो भी 47 देखिए, दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग कितना मील की पैदल यात्रा की। तो देखिए 47 का हो जाएगा ए 240। वन तो दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग 240 मील की पैदल यात्रा की। ठीक है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ जो है दांडी की ओर पैदल यात्रा शुरू की। गांधी जी और उनके साथी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। वहां पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़े। नमक के उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार था, इसलिए बिना लाइसेंस के किसी के लिए भी नमक बनाना गैरकानूनी था। नमक कानून तोड़ने के बाद सारे जो है देश में सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। ठीक है। इसके बाद गांधी जी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिए। फिर है कि गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। कहता है कि यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टकराते हैं तो हमें प्रयासों से सफलता नहीं मिलेगी। यह कथन किसका है? तो देखिए ये जो 48 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी बाल गंगाधर तिलक। तो यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टकराते हैं तो हमें प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। ये कथन चित्तरंजन दास का है। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। भारत विभाजन मेरे लाशों पर होगा। जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। ठीक है। ये कथन गांधी जी का है। कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। ये कथन अश्वनी कुमार दत्त का है। कहता है कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में रियासतें शामिल थीं। 49 का होगा बी 565। तो स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में 565 रियासतें शामिल थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र 2 वर्गों में विभक्त था, ब्रिटिश भारत एवं देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत थे जबकि देसी रियासतों की संख्या 565 थी। तीन देसी रियासतों जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कराने में उनके समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है। जूनागढ़ रियासतों को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासतों को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। देशी रियासतों का भारत में विलय गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शी नीति और साहसिक कूटनीतिक प्रयासों का परिणाम था। फिर है कि देशी रियासतों का भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन ने महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा की। कहता 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? 50 का होगा ए वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया 22 जुलाई 1947 को। तो देखिए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है ये 3 रेशियो कितना है 2। ठीक है। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत की। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को एवं निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता में घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) अ के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर जो 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है। कहता है कि किसका जो है आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर जो है ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में जो है परिलक्षित हुआ है। 51 का होगा सी भारत
भारतीय विद्रोह 1857। भारतीय विद्रोह 1857 में आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ। 1857 में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विस्कॉउंट पाल्मस्टन था। फिर है सिख, गोरखा और पठानों ने 1857 ईस्वी के क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की है। फिर है बिजरेली, यह जो है 1857 के क्रांति का मत देखिए। बिजरेली का है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। टी.आर. होम्स का कथन है कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। वी.डी. सावर का कथन है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र यदि देखें तो लखनऊ में भारतीय नायक जो बेगम हजरत महल, ठीक है, विद्रोह दबाने का प्रयास किया गया। हेनरी लॉरेंस, ठीक है, जो कि मारा गया, और कैंपबेल। बरेली में खान बहादुर खान भारतीय नायक था और विद्रोह दबाने का काम जो है हडसन ने किया। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्लाह और विद्रोह दबाया कर्नल नील ने। फतेहपुर में यदि देखें तो भारतीय नायक अजीमुल्लाह था, ठीक है, और विद्रोह दबाने का काम किया जनरल रेनॉल्ड ने। कहता है कि कांसीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की? 52 का होगा सी, बहुजन समाज पार्टी। कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी नामक राजनीतिक दल की स्थापना की। कांसीराम द्वारा अप्रैल 1984 ईस्वी में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया गया। कांसीराम भारतीय राजनीतिक और समाज सुधारक थे। इनका जन्म पंजाब के रैदासी सिख परिवार में हुआ है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है। राजनीतिक दलों की मान्यता और राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। कहता है कि राजा राम मोहन राय ने बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था। तो यह संवाद कौमुदी। तो ध्यान दीजिए, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था। 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक अखबार प्रारंभ किए थे। प्रथम फ्रांसीसी पत्रिका वर्ष 1822 में मिराल उल अखबार के नाम से राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया। राम मोहन राय को राजा की उपाधि बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। आत्मीय सभा तथा ब्रह्मा सभा के संस्थापक, देखिए, आत्मीय सभा तथा ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है। समाचार पत्र और संपादक, जैसे देखिए, युगांतर के संपादक है वारिंद्र कुमार घोष, केसरी के है बाल गंगाधर तिलक, मराठा का है बाल गंगाधर तिलक, वंदे मातरम का है अरविंद घोष और सोम प्रकाश का है ईश्वरचंद विद्यासागर। और याद रखना है केसरी जो है ये अंग्रेजी समाचार पत्र है, और सॉरी, देखिए, मराठा जो है ये अंग्रेजी समाचार पत्र है, केसरी जो है ये मराठी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो मुगल शासक और उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सम्मिलित है? 54 का ए, औरंगजेब मनुची जो है ये विकल्प जो है मुगल शासक और उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही है। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा था। औरंगजेब अकबर के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा समय यानी लगभग 49 वर्ष तक शासन करने वाला शासक था। मनुची एक जो है इतालवी लेखक और यात्री था। मनुची मुगल शासन के दौरान भारत आया था और उसने दारा सिकोह की सेवा में काम किया। फिर कहें जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जो अप्रैल 1609 ईस्वी में आया था। विलियम हॉकिंस जो है मुगल दरबार में 1613 ईस्वी तक रहा था। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में वर्ष 1615 में जो आया था। नेक्स्ट कहता है कि कांगो नदी पर निर्मित खाली स्थान बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है। 55 का होगा ए। तो देखिए, कांगो नदी पर निर्मित ग्रांड ईगा
बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो विषुवत रेखा को 2 बार, लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो 38वां समांतर रेखा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 का यदि देखें तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को जो है सैन्य सीमांकन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसे 38वां समांतर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपको सैन्य सीमांकन रेखा और 38वां समांतर यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 38वां समांतर रेखा को ही सैन्य सीमांकन रेखा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच हंडनबर्ग रेखा है। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच जो है मैगिनोट रेखा है। यूएसए एवं कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा है। रूस एवं फिनलैंड के बीच जो है मेनर हिम रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कथा कि आल्प्स विश्व के सबसे बड़े पर्वतों में से एक है। आल्प्स पर्वतमाला जो है इनमें से किस यूरोपीय देश की भौगोलिक सीमा के अंदर स्थित नहीं है? 57 का सी यानी बेल्जियम। तो आल्प्स विश्व के सबसे बड़े पर्वतों में से एक है। आल्प्स पर्वतमाला बेल्जियम यूरोपीय देश की भौगोलिक सीमा के अंदर स्थित नहीं है। आल्प्स पर्वत फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी आदि देशों में स्थित है। माउंट ब्लैक 4,808 मीटर आल्प्स पर्वत का सर्वोच्च शिखर है जो यूरोप में है। आल्प्स पर्वत जहाँ पश्चिम में जेनेवा की खाड़ी से लेकर पूर्व में वियना तक फैली है। फिर यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाला पर्वत यूराल तथा काकेशस है। केगा परमाणु विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक। तो देखिए केगा परमाणु विद्युत केंद्र जो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे यानी मुंबई में स्थापित किया गया। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में 1971 में स्थापित किया गया। फिर है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो है ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। और नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र ये बुंदेलशहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र ये सूरत गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट कहता है कि कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो 59 का होगा बी यानी शिवाजी सागर झील। तो देखिए शिवाजी सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है जो पंजाब में है। चोलाहामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है यानी 18,000 फीट है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र के जो है बुल्ढाना जिले में स्थित एक खारे पानी का झील है। इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप हुआ है। फिर लोकटक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कहता कौन सा विकल्प जो है विश्व को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है? तो 60 का होगा ए यानी कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। तो विश्व को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है कि कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। विषुव पृथ्वी का वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होता है। पृथ्वी की अपनी अक्ष पर झुके होने के कारण दिन व रात छोटा बड़ा होता है। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को। कहता किस प्रकार की मिट्टी में
जो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे जो है मृदा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। 61 का होगा सी, काली मिट्टी। तो देखिए काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे मृदा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो जलोढ़ मृदा पोटास व चूना की प्रचुरता, लाल मृदा ये लौह तत्वों की प्रचुरता, काली मृदा पोटास, चूना और मैग्नीशियम की प्रचुरता, लिटेराइट मृदा लौह एवं एल्युमिनियम की प्रचुरता, मरुस्थलीय मृदा लवण व फास्फोरस की प्रचुरता, पर्वतीय मृदा पोटास और फास्फोरस की प्रचुरता। कहता है कि उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? 62 का होगा बी, हरिकेन। देखिए कहता उत्तरी पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन नाम दिया गया है। हरिकेन और टाइफून चक्रवात की गति सामान्यतः 150 से 200 किलोमीटर पर आवर होती है। प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन महासागर में चलने वाली चक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं। टाइफून की गति लगभग 160 किलोमीटर पर घंटा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाके में तूफान को टोर्नेडो कहा जाता है। वह स्थान जहाँ से, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाके में तूफान को टोर्नेडो, वह स्थान जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुँचते हैं, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। चक्रवात जो प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, उनकी दिशा अनिश्चित होती हैं और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। कहता है कि एक उत्तल लेंस को एक कांच के अपवर्तक के से बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया गया है, यह व्यवहार करेगा। 63 का बी, समतल कांच की तरह। तो एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक से बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया गया है, यह समतल कांच की तरह जो है व्यवहार करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। उसके बाद यदि आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विद्युत संयोजी यौगिक समावयता प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि 64 का होगा सी, यानी विद्युत संयोजी बंध अधिशात्मक होते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक समयावता प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि विद्युत संयोजी बंध अधिशात्मक होते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक की विशेषता है कि ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिसमें आयन एवं निश्चित 3D विन्यास से जुड़े होते हैं। प्रत्येक क्रिस्टल में आयनों की संख्या निश्चित होती है। यह प्रबल बलों द्वारा बंधे होते हैं जिस कारण यह गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। इनके गलनांक तथा क्वथनांक कुछ होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं जबकि विलयन में यह विद्युत के सुचालक होते हैं। कहता है कि कॉर्क की जल के लिए अपारगम्य प्रकृति निम्न में से किसके निक्षेपण के कारण होती है? 65 का होगा बी, सुबेरिन। तो कॉर्क की जल के लिए जो अपारगम्य प्रकृति सुबेरिन के निक्षेपण के कारण होती है। सुबेरिन जो है फेलोनिक अम्ल का बहुलक है जो जलीय अपघटक से ग्लिसरॉल का निर्माण करता है। यह कॉर्क की कोशिका भित्ति में पाई जाती है तथा अपारगम्य प्रकृति प्रदर्शित करता है। लिग्रीन जो है पॉलीफिनॉल का बहुलक है, इसकी उपस्थिति से कोशिका भित्ति अधिक मजबूत हो जाती है। पेक्टिन मध्य पटलिका का मुख्य घटक है और यह जल को सरलता से अवशोषित करता है। खाद्य पदार्थों में यह पेक्टिन का जेली, केचप तथा मुरब्बे के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहता है कि यदि एक पिन को किसी अभिसारी लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो अभिसारी लेंस एक प्रतिबिंब निर्मित करता है जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान आकार का है। लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे वस्तु दूरी कितना है? -20। आवर्धन m बराबर होता है -v बट्टा में u। ठीक है, यानी यहाँ से 1 बराबर होगा -v बाई -20। ठीक है, तो यहाँ से u v का मान कितना निकल गया? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, v का मान कितना? 20 सेंटीमीटर। 1/f बराबर क्या होता है?
1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/f बराबर 1/v-1/u। तो यहाँ से 1/20/1 माइनस 20। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, तो f यहाँ से निकल जाएगा 10 मीटर। कितना, तो f का मान 10 मीटर। तो यहाँ से p बराबर होता है 1/f यानी 100/20। 100/10, 100/10 कितना निकल जाएगा, 10 डायोप्टर। यानी ऑप्शन नंबर डी, बी ऑप्शन। देखिएगा था डोब्राइनर के त्रिक के अनुसार कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के मध्य हो सकता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40.1 और बेरियम का है 137.3। तो 67 का होगा सी। तो देखिए डोब्राइनर के त्रिक के अनुसार जो स्ट्रोंशियम परमाणु द्रव्यमान जो है 87.62 कैल्शियम और बेरियम के मध्य जो है स्थित होता है। डोब्राइनर का त्रिक है कैल्शियम, ठीक है, CaSr और Ba बेरिलियम। अब देखिए, अब यहाँ पे स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। डोब्राइनर के अनुसार तीन तत्वों की श्रेणी जिसमें मध्यवर्ती तत्व का परमाणु भार अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भार का औसत है। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता मेंडलीव को कहा जाता है। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी कहता है कि मोजले की आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर जो है आधारित है, जो वही आधुनिक आवर्त सारणी है। मोजले की आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का पिता ये तो मोजले को कहा जाता है। मोजले की आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, वही आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक है, वही आधुनिक आवर्त सारणी है। और वर्तमान में दीर्घ आवर्त सारणी बोर-बरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए सबसे पहले जो है आवर्त सारणी का खोज जो है मेंडलीव ने किया था। कहता है कि परागन को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने के बाद सबसे पहले उसको क्या होता है, तो सी ऑप्शन। तो देखिए परागन को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने के बाद सबसे पहले यह नाभिक को बीजांड में स्थानांतरित करने के लिए एक नलिका विकसित होता है। परागन एक ऐसी विधि है जिसमें परागकणों को परागकोश से एकत्रित किया जाता है जो फूल का नर भाग तथा इसे फूल के मादा भाग में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। क्रॉस परागन की प्रक्रिया में परागकणों के रूप में जानवरों, पक्षियों, हवा, कीड़ों, पानी और अन्य जो एजेंटों जैसे जैविक और अजैविक एजेंटों की मदद की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट में स्रोत पर पृथक्करण का क्या अभिप्राय है। 69 का होगा बी ऑप्शन। तो देखिए अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संदर्भ में स्रोत का पृथक्करण का अभिप्राय परिवारों को कचरे में अजैव निम्नीकरणीय वस्तुओं को जैव निम्नीकरणीय वस्तुओं से अलग रखना चाहिए। जैव निम्नीकृत कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अजैव निम्नीकृत वह ठोस अपशिष्ट हैं जिनका पुनः चक्रण तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन संभव नहीं होता। फिर है कि कंपोस्टिंग के अंतर्गत जैव निम्नीकृत अपशिष्ट जैसे घरेलू कचरा, चमड़ा, पादप अपशिष्ट आदि का प्रयोग भूमि में दबाकर खाद निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन के अमीनो अम्लों में, जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार खाली स्थान में उपस्थित होते हैं। 70 का होगा आंतररस। तो देखिए प्रोटीन के अमीनो अम्लों में, जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम आंतररस में उपस्थित रहते हैं। छोटी आंत में आंतररस स्रावित होते हैं। आंतररस का pH 7.5 से 8 के बीच होता है। ठीक है, इनमें क्रिया जो है एक होता है
देखिए एंटीरोकाइनज एंजाइम यानी ट्रिप्सोनोजन पर क्रिया कर सक्रिय ट्रिप्सिन निर्मित करते हैं। माल्टेज एंजाइम तो माल्टोज पर क्रिया कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सुक्रेज एंजाइम जो है क्रिया कर सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देता है। छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन एवं अवशोषण होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर